डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेम केमिकल्स। जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक ही प्रकार के केमिकल से, रसायनों से बने होते हैं, या वो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेवरल अदर्स इज ऑब्टेन्ड इन ए एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोबियल पेस्ट। तो यदि हम प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को या फिर किसी भी माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पेस्ट, जैसे कोलगेट का पेस्ट होता है एक लिक्विड सा पोर्शन, सॉलिडिफाई पोर्शन, तो उनके अंदर जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर एलिमेंट्स भी वो देखने को मिलते हैं। इन सेम एनालिसिस ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। यदि हम ऐसा ही एक थोड़ा सा जो अर्थ क्रस्ट है, मिट्टी लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, में किसी भी नॉन लिविंग मैटर का, तो वो भी एक ऐसी ही अलग अलग एलिमेंट्स की वो लिस्ट देता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। जो अलग अलग लिस्ट हैं, जैसे एक लिविंग थिंग के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, एक नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या एलिमेंट हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यदि हम ओवरव्यू देखें, एक आउटर स्टडी देखें, तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, एक क्लोजर एग्जामिनेशन। लेकिन यदि हम एक डिटेल से एग्जामिनेशन करते हैं, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हाइयर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और यदि हम उसकी कंपैरिजन करते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो बहुत कम पाया जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से ही जो मेनली लिविंग बींग्स हैं उनकी जो बॉडी है वो बनी होती है, जबकि अर्थ के अंदर अलग कंपोजिशन है वो पाई जाती है। उसके बाद है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो हम किसी भी लिविंग बॉडी की जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सेल की, वो कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी पीस ऑफ लीवर, किसी भी लिविंग मतलब जो कि एनिमल का या फिर किसी प्लांट का हम पार्ट ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, किसके अंदर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर Cl3CCOOH, यूजिंग ए मोर्टार एंड पिस्टल। तो जो बायोलॉजी लैब में यूज किए जाते हैं पिस्टल मोर्टार, ये ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनके अंदर हम इसको इनका जो पेस्ट बनाएंगे। स्ट्रेन द थिक सलरी थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन टू ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। तो अब जो भी हमको जो पेस्ट मिलेगा तो उसको हम छानेंगे, और छानने के बाद छानेंगे किस चीज़ में, जो चीज़ क्लॉथ होता है, जो पनीर बनाते टाइम कपड़ा यूज किया जाता है, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा हम ले सकते हैं, जिसके दो भाग बन जाते हैं, टू फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है, एसिड सोल्यूबल पूल होता है ये, मतलब जो हमने ऊपर एसिड लिया था ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, तो इसके अंदर ये घुल जाता है। जबकि रिटेनेंट क्या होता है, जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है, जो कि जो कपड़ा हमने लिया उसके ऊपर रह जाता है। इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जो मतलब क्षण के नीचे आया है, तो उसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड मिलेंगे जिनके अंदर कार्बन कंटेंट है नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सोल्यूबल पूल्स। और एसिड सोल्यूबल्स पूल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको भी देखा गया है। Analysis for compound given an idea of kind of organic and inorganic constituent present in living tissue। और जब हम इनकी अलग अलग कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसे एक आइडिया मिलता है कि जो सेल है,
किसी भी लिविंग टिश्यू से हम लेते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू और ड्राई इट। कोई भी लिविंग टिश्यू है प्लांट का या फिर एनिमल का, वो लेंगे हम और उसको सुखाएंगे। रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और जो बच जाता है सूखने के बाद वो ड्राई वेट कहलाता है। जब उसमें से सारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो जो सूख जाता है मतलब। टिश्यू इज फुली बर्न्ट, तो जो ड्राई सब्सटेंस हमने जो किया है उसको जलाया जाता है। ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो गैसेस में बदल जाते हैं, जैसे CO2 वाटर वेपर्स, और वो रिमूव किए जाते हैं। रिमेनिंग एस, जो बचा हुआ जो राख होती है, कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। एलिमेंट्स एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन फॉर्म ऑफ, तो इस तरीके से हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें बिल्कुल कोई भी सब्सटेंस है वो इंडिविजुअल एलिमेंट में, इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, वो देखने को मिलते हैं। तो सेल के अंदर जो ज़्यादातर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं, और इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो मोलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। कंपाउंड फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, जो एसिड के अंदर घुला हुआ जो सब्सटेंस था, जो हमने शुरुआत में जो एनालिसिस की है इससे पहले स्लाइड में, तो उसके अंदर जो भी कंपाउंड थे उनका जो मोलिकुलर वेट है वो कम था, और कम कितना, 18 से लेके 800 डाल्टन तक। डाल्टन ये एटॉमिक मास यूनिट होती है जो बायोमोलिक्यूल्स के मास को मापती हैं, छोटे मास को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इनका जो मास है वो 800 डाल्टन से कम रहता है, इनको माइक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद है मैक्रो मोलिक्यूल्स या फिर बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स। ये 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, 10,000 डाल्टन के अंदर भी मिल सकता है। फाउंड अबो इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो कि हमने जो चीज़ क्लोथ से छाना था, जो भी मटेरियल है, तो उसके अंदर जो वो नहीं घुल पाया था, तो जो ऊपर रह गया था फिल्टर पेपर के या फिर जो भी फिल्टर हम यूज कर रहे थे उस पर रह गया था, तो उसको हम उसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स ही थे, जिनके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स पाए जाते हैं। और इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट जो स्लाइड हैं उनमें पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। लिपिड्स हैं जो वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आते हैं, क्योंकि जो लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच। तो जो लिपिड्स हैं तो वो एग्रीगेशन से मिलके बनते हैं, उनके जो छोटे कंपोनेंट होते हैं, जो यूनिट होती हैं, उनके जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत कम होता है, और वो ऐसे नहीं पाए जाते, वो अरेंज्ड में पाए जाते हैं जो वेसिकल्स हैं। जैसे लिपिड्स की जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे लास्ट में, इन्हीं के जो अलग अलग जो बायोमैक्रो मॉलिक्यूल्स की जो सीरीज पढ़ेंगे, तो उनके अंदर लिपिड एक छोटी स्ट्रक्चर होती है लेकिन वो अरेंजमेंट से वेसिकल बनाती हैं, विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। इसकी वजह से वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट बनाती हैं, एंड गेट सेपरेटेड अलोंग विद एसिड इनसोल्यूबल पूल, और इसी की वजह से वो एसिड इनसोल्यूबल पूल के साथ सेपरेट हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेट्रोपोलीमर, हेट्रो का मतलब अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, तो जो मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटोन जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। 20 टाइप के मेन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, और जो ये अमाइनो एसिड हैं वो किन से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड की जो काफ़ी सारी जो चेन होती है उन्हीं को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और काफ़ी सारे जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमारी डाइट के जरिए सप्लाई किए जाते हैं बॉडी में, और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब है कि हमारी बॉडी है वो खुद बना लेती है, उसके लिए बाहर से ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को असेंशियल बोलते हैं, जो अपने आप बन जाए तो वो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाती हैं। फंक्शंस क्या रहते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन है हमने
जो इससे पहले लेक्चर में देखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं खासकर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं, वो क्या करती हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ लड़ती हैं, उनको ख़त्म करती हैं। साथ में जो हार्मोन होते हैं, केमिकल मैसेंजर, और जो इंजाइम्स हैं, जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, तो वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। कोलेजन क्या है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड जो एनिमल है होते हैं, एनिमल की बॉडी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कोलेजन ही प्रोटीन पाया जाता है। जबकि रुबिस्को, रुबिस्को क्या है, रूबी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी फुल फॉर्म है ये। और ये प्रोटीन प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हमको पता है जो बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, उसके अंदर प्लांट्स ज़्यादा हैं एनिमल से। तो इसलिए यदि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछें पूरे होल बायोस्फीयर में तो वो रुबिस्को है, और यदि एनिमल वर्ल्ड में पूछें तो वो कोलेजन है। तो प्रोटीन है वो अलग अलग जो अमाइनो एसिड हैं उनकी जो चेन जब बनती हैं तो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। इसके टाइप भी हम पढ़ेंगे हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। तो जर्नल जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो ये रहती है, अलग अलग फॉर्मेट में जो चेन है अमाइनो एसिड की वो पाई जाती है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, अल्फा कार्बन जिसको बोलते हैं, और सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो एक अल्फा कार्बन होती है उसके पास, एक अमाइनो ग्रुप होता है, और एक एसिडिक ग्रुप जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोल सकते हैं, वो ग्रुप एक ही कार्बन पे पाए जाते हैं। सब्सटीट्यूटेड मीथेन इज इन विच फोर सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स, हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप है जो अमाइनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज ए आर ग्रुप। तो जो जर्नली यदि रिप्रेजेंट किया जाता है अमाइनो एसिड को, तो एक साइड में कोई भी सब्सटीट्यूटेड मीथेन ग्रुप का मतलब आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, RC, ऊपर लग जाएगा COOH और नीचे NH2, तो अलग अलग, और एक साइड में हाइड्रोजन रह जाते हैं। तो जो आर है वो अलग अलग वेरिएबल डिजाइन का हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन का जो नंबर होता है अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो वो भी यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। मैनी अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप, जैसा हम आर ग्रुप यूज करते हैं उसी बेस पे जो बहुत सारे अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगी, बट ओनली 20 टाइप्स अक्कर इन द प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन में केवल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड ही यूज होते हैं, जबकि वैसे तो अमाइनो एसिड काफ़ी टाइप के होते हैं। आर ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन, आर ग्रुप जो हम बोल रहे हैं एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर वहाँ पे केवल हाइड्रोजन भी मिल सकता है। बाकी जो COOH और NH2 एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप, ये हमेशा प्रेजेंट मिलते ही हैं। तो सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप है आर की जगह पे, वो एनालिन हो जाता है। हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो वो सीरिन हो जाता है। तो अलग अलग अमाइनो एसिड हैं ये। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाइनो एसिड, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड आर ग्रुप। तो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से ये अलग अलग जो अपने गुण हैं वो दिखाते हैं, वो इन्हीं ग्रुप से प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, आर ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। तो टाइप अलग अलग हो जाते हैं अमाइनो एसिड के, कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है। जैसे एसिडिक है, एसिडिक में क्या रहेगा, कार्बोक्साइल जो ग्रुप है वो ज़्यादा रहते हैं, अमाइनो ग्रुप कम होते हैं। अमाइनो ग्रुप बेसिक नेचर को शो करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो एसिडिक के अंदर हम समझ सकते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, अमाइनो ग्रुप कम होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है। जबकि बेसिक लाइसिन होता है, इसके अंदर क्या है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है, कार्बोक्सिल ग्रुप कम है। और जो न्यूट्रल होते हैं उनके अंदर दोनों ग्रुप हैं, कार्बोक्साइल और अमाइनो, वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे वैलिन है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिक चेन पाई जाती है। कार्बन है जो चेन में रिंग में पाया जाएगा, बल्कि रिंग में जैसे बेंजीन रिंग टाइप में पाए जाते हैं, जैसे टायरोसिन है, फिनाइलएलनिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये वो अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे। पार्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होती है अमाइनो एसिड की, आयनेजेबल नेचर ऑफ NH2 अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप। सो इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में ये अलग अलग आयनाइज हो सकते हैं, और इसको ज्विट्रिक आयनिक नेचर बोलते हैं, जिसकी वजह से ज्विटर आयन के रूपों में पाए जाते हैं अमाइनो एसिड। और
जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की वो चेंज हो सकती है जिस भी प्रकार के हम उसके पीएच में उसको रखते हैं। तो ये है जर्नल जो स्ट्रक्चर है। आर ग्रुप होता है एक साइड में NH2 अमाइनो ग्रुप है, एक साइड में COOH कार्बोक्साइल ग्रुप है और एक साइड में H रहता है। ये कार्बन है जो अल्फा कार्बन होती है। तो जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पूछे तो यही बना के आनी है आपने। और जो अमाइनो एसिड है वो काफ़ी सारे चेन में लग के ही प्रोटीन बनाते हैं, और जैसे हम देख सकते हैं इन चेन को, यदि अमाइनो एसिड है यहाँ पे अलग अलग अमाइनो एसिड है, फिनाइलैनिन, ल्यूसीन, सेरीन, सिस्टीन, तो अलग अलग अमाइनो एसिड वो चेन में मिलके ही प्रोटीन बनाते हैं। तो एक ओवरव्यू 20 अमाइनो एसिड का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो NH2 NH2 NH2, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप मिलेगा, एक COOH। ये जो फॉर्मेट है वो COOH को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनके नाम हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन है उसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलानिन है A से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। तो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। और उसके बाद इनके जो कलर हैं अलग अलग कलर में हैं, जैसे ये रेड कलर में दे रखा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एलिफैटिक होता है ये, और जो ग्रीन है वो एरोमेटिक के हैं। और यदि ब्लू है और साथ में प्लस का निशान है तो चार्जड मिलेंगे। और रेड ये वाले हैं तो ब्लू कलर जो थोड़ा डार्क ब्लू है वो चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज के हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया मिलेगा, वो कलर से हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये जो डी और ई हैं ये थोड़े से डार्क ब्लू कलर में हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि पॉजिटिवली चार्ज के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जो कि लाइसिन है, आर्जिनिन है, एस्टिडिन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी जो अलग अलग होते हैं, जैसे G है, M है, तो ये सिंबल है, अल्फाबेटिकली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जर्नल स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देख सकते हैं अमाइनो एसिड की। तो एक ओवरव्यू है 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं उनका, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की जो रहती है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एज ए चेन। जो अमाइनो एसिड हैं वो एक के पीछे एक लगे होते हैं, वो एक सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे बस। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। और ये प्रोटीन के अंदर जो भी अलग अलग पोजिशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है तो बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। टू एंड होते हैं, एक एन टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है एक साइड में। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एन टर्मिनल होता है, और जबकि राइट हैंड साइड में सी टर्मिनल एंड होता है अमाइनो एसिड का, बल्कि चेन का, प्रोटीन चेन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसकी चेन का सी टर्मिनस और एन टर्मिनस एंड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड, जो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर है, जो एक चेन सिंबल चेन लाइक स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाती है, वो मुड़ जाती है कुछ जगह से इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होती है, घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, उस प्रकार से ओनली राइट एंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। और आज तक वैसे जो हेलिक्स हैं वो दोनों फॉर्मेट में हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट में, लेकिन राइट हैंडेड हेलिक्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अभी तक वही ऑब्जर्व किए गए हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग प्रोटीन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुडन बॉल। तो इसके अंदर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में एक वुडन बॉल, वुलन बॉल जैसे जो ऊन की गेंद होती है उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर भी होती हैं और अल्फा और बीटा सीट्स भी देखने को मिलती हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर इनके पिक देखेंगे तब देखेंगे इनको। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर ये वुलन बाल जैसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, गिविंग राइज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर थी वो 2D थी, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की बनेगी। और ये किसके लिए, यही स्ट्रक्चर ऐसी है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं अलग अलग जो काम करते हैं प्रोटीन, उसी में ये स्ट्रक्चर ही अपना रोल प्ले करती है। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। और कई प्रोटीन ऐसे होती हैं जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के इसमें बने हुए मिलेंगे, कई पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मिलके एक टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, मैनर इन विच इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, जो ऊपर वाली जो फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड है अलग अलग, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं प्राइमरी भी। और जो सब यूनिट हैं वो अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जैसे कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है जो, वो 4 सब यूनिट होती है, उसमें 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा चेन और 2 सब यूनिट ऑफ बीटा चेन, तो ये मिलके ही जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। और जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती हैं यही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं वो करती हैं। और जो प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हायर क्लासेज में,
उसमें यही देखा जाता है कि प्रोटीन बनने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, सेकेंडरी में, टर्सरी में और क्वाटरनरी में, तभी जाके वो एक्टिविटी कर सकता है। यदि प्रोटीन फोल्डिंग ना हो तो जो प्रोटीन है बनाया हुआ वो वेस्ट चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं होता है। तो डायग्राम से समझते हैं हम। जो पिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड के पीछे दूसरी इस तरीके से सिंबल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जबकि सेकेंडरी के अंदर एक हेलिक्स बनना शुरू हो जाएगा स्टेयरकेस टाइप में, और जबकि इसके अंदर कुछ जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं तो सीट्स बीटा सीट्स टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं। टर्सरी में क्या होता है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर भी हैं, बीटा सीट्स वगैरह भी हैं, यही एक आपस में कंपोजिट करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और जब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी आपस में मिल जाती हैं तो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं का ही मॉडिफिकेशन होता है। क्वाटरनरी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल है प्राइमरी। तो अलग अलग फॉर्म में ये देखने को मिलती हैं जो स्ट्रक्चर होती हैं प्रोटीन की। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, जो कि एक कंपोनेंट्स के रूप में बायो मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है सेल में। और जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं, मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो कि शुगर होती हैं, और फॉस्फोरिक ग्रुप जो कि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, शुगर, और शुगर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि नेचर, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए रहेगा, और यदि राइबोज शुगर है तो आरएनए होता है। तो नाइट्रोजीनियस बेस हैं जो कार्बन कंपाउंड विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है एक रिंग में जो कार्बन के अलावा, जैसे कार्बन की रिंग होती है वैसे तो, लेकिन कार्बन के अलावा कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे बेंजीन है उसमें सारे कार्बन होते हैं स्ट्रक्चर में, यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान है तो। लेकिन बेंजीन में किसी भी एक कार्बन को हटा के यदि हम किसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ले आएं तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल होता है। जैसे एग्जांपल है प्यूरिन, प्यूरिन में एडेनिन ग्वाइनिन आ जाते हैं, जबकि पायरिमिडिन में ये अलग अलग फॉर्म है नाइट्रोजीनियस बेस की, तो इसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आ जाते हैं। तो ये अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो पाए जाते हैं डीएनए में, आरएनए में। मोनोसैकेराइड शुगर है वो राइबोज मिलती है, एक मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है राइबोन्यूक्लिक एसिड में, जबकि 2 डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में पाई जाती है। तो शुगर के बेस पे और नाइट्रोजीनियस बेस की कंपोजिशन के बेस पे जो डीएनए और आरएनए है वो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। शुगर comprises ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ ऑन एनी लिविंग टिश्यू और ए सेल। जो शुगर है वो रियल में एक ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाता है, ज़्यादातर शुगर ही पाई जाती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल में। एग्जाम्पल है जैसे एडाइलिक एसिड है, थाइमिडिलिक एसिड है, ग्वानिलिक एसिड है, यूरिडिलिक एसिड है, सिस्टिलिक एसिड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के, जब जैसे अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को हम जेनेटिक जो मटेरियल है या फिर न्यूक्लिक एसिड है वो बोला जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस अटैच टू ए शुगर। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा। जब फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो जाता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। जबकि यदि हम इन 3 कंपोनेंट्स में से एक फॉस्फेट ग्रुप उसको हटा देते हैं, क्या बचाता है, नाइट्रोजीनियस जो नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच होता है, शुगर के साथ ही मिलेंगे, बस तीसरी कंपोनेंट वो नहीं मिलेगा। जैसे एडिनोसाइन, इनको नाम लिखते टाइम साइन लगाया जाता है पीछे। ये एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और जो साइटिडीन है। तो साइन जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्यूरिन्स के लिए हैं, और जो आइन वर्ड यूज किए जाते हैं वो पायरिमिडीन के लिए हैं, आइंस। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, जो डीएनए और जो आरएनए का फॉर्मेट एक देखने को मिलता है, जैसे चेन में पाए जाते हैं ये, और काफ़ी सारी जो चेन है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो वाटसन और क्रिक ने जैसे जो डीएनए का एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्ट्रक्चर दी थी। तो एक बी टाइप का डीएनए, डीएनए की काफ़ी फॉर्म पाई जाती हैं, ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म बी डीएनए होता है। और डीएनए की आपने काफ़ी जगह पे प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, या फिर जो अलग अलग जगह पे पिक भी देखी होगी डीएनए की, काफ़ी फैमिलियर पिक होती हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक साइड में, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, जो दोनों क्या है एक दूसरे में हेलिकल स्टेयरकेस जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे जो घुमावदार सीढ़ी है उस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनाती हुई मिलती हैं।
रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ बेसिस, और जहाँ पे जो नाइट्रोजिनियस बेस हैं वो पेयर बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है डिटेल में 12th में रहती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर रहेगा वहाँ पे काफ़ी डिटेल में, यहाँ पे एक आप आइडिया ले सकते हो डीएनए की स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर प्रत्येक जो स्टेप है, जैसे सीडी का एक प्रत्येक स्टेप होता है वो असेंट्स एंड द स्ट्रैंड टर्न्स 30 डिग्री। तो हर एक, जैसे घुमावदार सीडी में हर एक सीडी पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है ऊपर वाली पिक में, और उसके बाद सेकंड वाला स्टेप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाए मिलेगा फर्स्ट के साथ में। वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 स्टेयरकेस। एक बारी जब जैसे कंप्लीट, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ तक एक जो पूरा टर्न घूम जाता है स्टेयरकेस का, तो वो 10 स्टेप 10 सीढ़ियाँ लिए होता है, या फिर 10 बेस पेयर हैं वो लिए हो जाते हैं, उनके पास 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। पिच का मतलब है डिस्टेंस, प्रत्येक जो टर्न के बीच में, जैसे एक टर्न कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक आप एक टर्न मान सकते हो, बल्कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा पूरा एक टर्न है, उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। और जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट टर्न के बीच में वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एंगस्ट्रॉन किसको बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर को बोलते हैं, बहुत ही छोटी इकाई होती है मीटर की ये। राइज पर बेस पेयर वुड बी, और जिसकी वजह से पर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, एक सीडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? यदि हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन रहती हैं। मोर देन ए डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो काफ़ी सारे डजन्स का मतलब 12 से भी ज़्यादा प्रकार के जो डीएनए है वो पाए जाते हैं, और उनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से हम, जैसे ये बी डीएनए हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, तो उनको स्ट्रक्चरल फीचर के बेस पे अलग अलग हम समझते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, एक स्टेयर केस जैसी सीडी होती है, घुमावदार सीडी, तो उनमें हम वाटसन और क्रिक को देख सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एक इवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी है वो दी थी, और जिसके बेस पे काफ़ी सारी जो मिस्ट्री हैं जेनेटिक मटेरियल की वो सॉल्व होती गई है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे एक पॉलीमर्स ही हैं सारे जो हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, और इनके अंदर जो मोनोमर यूनिट है अलग अलग रहती हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोमर यूनिट है वो मोनोसैकेराइड होते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह है, लैक्टोज वगैरह है, फ्रक्टोज वगैरह है, ये मोनोसैकेराइड होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। इन्हीं से मिलके मतलब लॉन्ग चेन है वो बनती हैं। रिड्यूसिंग एंड राइट एंड ऑफ द पॉलीमर, जैसे वहाँ पे हमने प्रोटीन में पढ़ा था सी टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड, यहाँ पे एक एंड होता है रिड्यूसिंग एंड, राइट एंड होता है पॉलीमर का, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है जो लेफ्ट एंड होता है चेन का, और ये एंड किसमें? पॉलीसैकेराइड चेन में पाए जाते हैं। स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी, अलग अलग एग्जांपल है, जैसे स्टार्च है प्लांट टिश्यू में जो मेन खाना है वो स्टोर करके रखता है। फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये भी हेलिकल काफ़ी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। एंड कैन होल्ड I2 मोलिक्यूल, जो आयोडीन का मोलिक्यूल है उसको ये पकड़ के रख सकता है हेलिकल पोर्शन के अंदर, और जिसकी वजह से स्टार्च I2 इन इज ब्लू इन कलर, जिसकी वजह से स्टार्च है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन में। जो स्टार्च टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर, पर स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है, जैसे सैंपल दिए जाते हैं तो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ही मिला के देखा जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो वो पहले ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन, लेकिन वैसे लाइट ब्राउन होता है ज़्यादातर, और जैसे ही हम इसको स्टार्च के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इसका कलर है डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर है वो हो जाता है। तो कलर चेंज ही दिखाता है कि स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टार्च टेस्ट देने का रीज़न यही है कि इसके पास जो आयोडीन मॉलिक्यूल है उसको पकड़ने के लिए जगह होती है। एग्जाम्पल क्या है? जो अलग अलग स्टार्च के अलावा अलग अलग जो ग्लाइकोजन है, ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, स्टोर हाउस होता है, जैसे ऊपर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी था ना, ये एनिमल्स में होता है, वो प्लांट्स में होता है। और यहाँ पर जो कार्बन एटम्स की चेन पाई जाती है अमाइलोपेक्टिन, एंड गिव्स रेडिश ब्राउन कलर विद I2, और जो ये ग्लाइकोजन है ये लाल रंग का बना देता है, जो आयोडीन सॉल्यूशन है जो ब्राउन से रेडिश ब्राउन कलर है वो चेंज हो जाता है I2 का, आयोडीन सॉल्यूशन का। जबकि इनुलिन है, इनुलिन ये पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, एक पॉलीसैकेराइड चेन है ग्लाइकोजन की, जैसे ग्लाइकोजन की पॉलीसैकेराइड चेन है होती है इनुलिन। सेलुलोज क्या है? ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही होमोपॉलीमर का मतलब है इसके अंदर केवल ग्लूकोज ही पाए जाते हैं चेन में लगे हुए, और ये प्लांट सेल वाल बनाता है। ज़्यादातर जो सेलुलोज हम देखते हैं प्लांट सेल वाल में पाया जाता है, सेलुलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है, और ये I2 टेस्ट नहीं देता है, आयोडीन को ये होल्ड नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकता।
पेपर है वो भी प्लांट पल्प का बना होता है, प्लांट का जो छिलका वगैरह होता है, और कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी सेलुलोज ही होते हैं, नेचर में सेलुलोज ही पाया जाता है उनमें। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, तो सिंपल कुछ पॉलीसैकेराइड थे, जबकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड में काफ़ी सारे होमोपॉलीमर्स हैविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो शुगर, कुछ अमाइनो शुगर्स भी, जैसे अमाइनो एसिड हमने प्रोटीन में देखे हैं, लेकिन कुछ जो पॉलीसैकेराइड है वो अमाइनो एसिड भी लिए होते हैं। एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, कुछ स्पेशल टाइप की केमिकली मॉडिफिकेशन से, जैसे कुछ ग्रुप वगैरह हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप वो अटैच हो जाते हैं, जैसे मेन स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइंस हैं, ये अलग अलग जब शुगर्स प्रेजेंट हो जाती हैं तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये जो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं ना, तो उनकी जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे अलग अलग टाइप के जो पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं वो इसी टाइप के रहते हैं, इन्हीं की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी सी पाया जाता है। एक्जोस्केलेटन ऑफ अर्थ्रोपोड, जो अर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट होते हैं उसका जो बाहरी स्केलेटन होता है, मेंढा सा बाहर होता है उनके, जो उनकी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, जो काइटिन है, काइटिन भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ही है, मतलब जो सिंपल पॉलीसैकेराइड में कुछ ना कुछ चेंज होके ही वो स्ट्रक्चर है वो बनाई गई होती है। तो पॉलीसैकेराइड्स की हम यहाँ से पिक देख सकते हैं, जो स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड होता है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती हैं, और यदि हम इसके जो छोटे छोटे डॉट से देखें, ये बीड्स मन के टाइप में, तो ये ग्लूकोज की यूनिट है, और जब 3 ग्लूकोज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को, एक पार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा रखा है, तो इसमें ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो ग्लूकोज चिपके हुए हैं आपस में, और इन्हीं के अटैच होने की वजह से जो पॉलीसैकेराइड है वो कंप्लीट शेप लेता है। उसके बाद लिपिड्स, जो कि एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एसेप्शन होता है इसका, एसेप्शनली इसको माना जाता है। वाटर इनसोल्यूबल कैन बी सिंपली फैटी एसिड, तो वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये पानी में नहीं घुलता, और ये फैटी एसिड होते हैं, जनरली इनको फैटी एसिड भी बोला जाता है। फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप, जो फैटी एसिड है इसके जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है, जो कि आर चेन के साथ अटैच होता है। आर मतलब एक जो एल्काइल ग्रुप है, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, अलग अलग चेन में अलग अलग कार्बन हो सकते हैं। आर ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनका फार्मूला जो होता है CnH2n+1 होता है। तो एन की वैल्यू अलग अलग रखने से कार्बन के जैसे नंबर हम अलग रखेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर भी अलग रहेगा, और हाइयर नंबर भी हो सकता है, जिसके अंदर जो CH2 है जो बीच में प्रेजेंट होता है चेन के, तो उसकी संख्या 1 से लेके 19 तक भी हो सकती है, और 16 भी हो सकती है, जैसे पाल्मेटिक एसिड होता है, 20 किसके अंदर पाई जाती हैं, आर्कियोनोडिक एसिड के अंदर। जो आर ग्रुप है वो काफ़ी लंबी चेन में पाया जाता है। कैन बी सैचुरेटेड, ये 2 टाइप के होते हैं जो फैटी एसिड हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके पास कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, खासकर तो डबल बॉन्ड ही पाया जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं ये फैटी एसिड्स हैं जो। और सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो सिंपल लिपिड होता है बिल्कुल सिंपलेस्ट वो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, जिसमें जो आर ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप रह सकता है, जिसकी वजह से उसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। और मैनी हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और जो लिपिड्स हैं कईयों के पास दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी और फैटी एसिड भी। जो फैट है, फैट का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है वो, तो फैट एक प्रकार का लिपिड ही होता है। फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, कैन बी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अलग अलग जो फॉर्म है यहाँ पे एक यूनिट का जो काम करते हैं वो ग्लिसराइड होते हैं, और इसी प्रकार से जो फैटी एसिड है वो मोनोग्लिसराइड, मतलब एक ग्लिसराइड लिए हो सकते हैं, 2 3 उसके बेस पे उनके नाम होते हैं अलग अलग। आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, तो इनको फैट भी और ऑयल्स भी बोला जाता है। फैट सॉलिडिफाई होते हैं जबकि ऑयल लिक्विडिफाई होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा, यदि कम है तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं लिपिड, तो ऑयल बोलते हैं उनको, यदि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको फैट बोला जाता है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड हैविंग फॉस्फोरस, तो इसके पास फॉस्फोरस होता है लिपिड के पास, और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, तो इनके अंदर कुछ कंपाउंड हैं वो भी फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, फॉस्फोरस उनके ऊपर अटैच होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल है लेसिथिन। और यहाँ पे हम लिपिड है उसकी एक जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे कोलाइन ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट, उसके बाद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यहाँ पे अटैच होते हैं, और जो ये जो 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 लैग टाइप में है ये इसकी आर ग्रुप होते हैं, अलग अलग आर ग्रुप इसके ऊपर अटैच होते हैं।
तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं वो एक साथ जब अटैच होते हैं और ये अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं, कोलिन, फॉस्फेलिन, फॉस्फेट, जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट पाया जाता है, तो एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो लिपिड का एक जर्नल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो फैट लिपिड्स हैं, लिपिड्स में जैसे हमने देखा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे एल्कीन, एल्काइन, यदि 10th क्लास में हमें वो ध्यान है तो वही होती है, एक स्ट्रक्चर कार्बन की चेन होती है जिसमें यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो अनसैचुरेटेड होता है, जबकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं ओनली। और लिपिड्स हैं जो ग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसराइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। और जबकि जो लिपिड्स हैं उनका एक फॉर्मेट नॉन ग्लिसराइड्स लिपिड होते हैं, यदि ग्लिसराइड नहीं है उनके पास, और कॉम्प्लेक्स लिपिड भी हो सकते हैं। नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स के आगे एग्जांपल है जैसे वैक्स हैं, स्पिनोलिपिड हैं, स्पिनोहोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, और जो स्पिनोहोलिपिड्स हैं ये आगे स्पिंगो माइलिन भी हो सकते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो मिल सकती हैं लिपिड्स की अलग अलग फॉर्मेट के बेस पे, अलग अलग हम उसकी कंपोजिशन के बेस पे। जैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड उसमें लाइपोप्रोटीन आ जाते हैं, प्रोटीन जब अटैच हो जाते हैं लिपिड्स के साथ उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, जबकि ग्लूकोज जब अटैच हो जाता है उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। और स्टेरॉइड भी एक प्रकार के लिपिड्स ही होते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन पॉलीमर, जो हमने अलग अलग बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़े हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड है, और लास्ट में जो लिपिड पढ़ा है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, जो इनकी मोनोमर यूनिट होती हैं उनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार की पाई जाती है वो हम देखेंगे अभी। तो पेप्टाइड बॉन्ड या कहाँ पे पढ़ा था हमने, अमाइनो एसिड के बीच में पाया जाता है। तो लिंक अमाइनो एसिड को जोड़ता है बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्साइल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्साइल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप है, उनके बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन से ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता है। और इसके अंदर साथ में वाटर मोइटी है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, जिसलिए इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, पानी का अटने को ही डिहाइड्रेशन बोला जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड में पाए जाते हैं, जो कि मोनोसैकेराइड को, इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और ये भी डिहाइड्रेशन से ही बनते हैं, इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कहाँ पाए जाते हैं, 2 एस्टर बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट, फॉस्फेट के बीच में 2 एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रहता है शुगर का, उसके साथ ये फॉर्म होते हैं ऑन द बोथ साइड। मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो शुगर का, उसके दोनों साइड में ये फॉस्फेट है, साथ में 2 एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर इसलिए बोला जाता है, एक फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं शुगर के दोनों साइड में, तो उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं। लिंक्स 3 डैश कार्बन ऑफ 1 शुगर टू 5 डैश कार्बन ऑफ नेक्स्ट शुगर ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, तो एक न्यूक्लियोटाइड की एक शुगर को दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ जोड़ते हैं। तो 3 डैश कार्बन का मतलब है जो कार्बन की चेन होती है शुगर के अंदर उसका 3 नंबर का कार्बन, जो नंबरिंग वगैरह की जाती है कार्बन की, और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 5 डैश 5वीं कार्बन के साथ ही जोड़ने का काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, बिटवीन 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड, जो भी हमने DNA के स्ट्रक्चर देखे थे, जो स्टेप देखे थे, जो अलग अलग जो CD टाइप स्ट्रक्चर में, तो वो स्टेप किसकी वजह से बनते हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो पेयर करते हैं आपस में, और पेयरिंग किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये जब हाइड्रोजन किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आ जाता है तो उसकी पोलैरिटी में फर्क आ जाता है, चार्ज आ जाता है उसके ऊपर स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, और जब दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास में आता है और वहीं पे भी ऐसी पोलैरिटी पाई जाती है तो हाइड्रोजन वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। रियल बॉन्ड नहीं होता, बस ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे इंटर मोलिकुलर पाए जाते हैं 2 मॉलिक्यूल के बीच में, और इसी के बेस पे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन और क्रिक मॉडल में वो समझी गई है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे जो DNA है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A एंड T, एडेनिन और थाइमिन
के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में, जो कि ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। प्यूरिन और पैरिमिडिन हमने पढ़े थे। तो एडेनिन प्यूरिन में आ जाता है, थाइमिन पैरिमिडिन में आ जाता है। जो प्यूरिन है वो पैरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ए है वो टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो जी है सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हम पिक से इनको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है किसके बीच में, एक अमाइनो एसिड इस साइड में और एक अमाइनो एसिड इस साइड में, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। तो डाईपेप्टाइड बोलते हैं इसको, जिसमें 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती हैं, उसको डाईपेप्टाइड बोला जाता है। और ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और उसके बीच में से एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो चला जाता है, और ऑक्सीजन के द्वारा लिंक होते हैं दोनों मॉलिक्यूल। तो इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लूकोज की वजह से बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक, मतलब मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं आपस में। उसके बाद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि डीएनए में पाया जाता है। यहाँ पे एक जो शुगर है उसका 3' कार्बन है, और जबकि दूसरी शुगर है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, तो उसका 5वीं कार्बन है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और उसमें फॉस्फोरस बीच में होता है, दोनों साइड में एक एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, और उसके वजह से इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। वाटर इसमें भी रिलीज होता है, तो ये सारे डिहाइड्रेशन की वजह से बनते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपने पास नाइट्रोजीनियस बेस लिए होती हैं। ये फॉस्फोरस है, ये शुगर हैं अलग अलग, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल सकते हैं, डी वर्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप है। तो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसी का ही मॉडिफिकेशन है, जो पेंटोज 5 पेंटागन स्ट्रक्चर है, ये पेंटागन है। और उसके बाद जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अलग अलग रिंग देखने को मिलती हैं जो छल्ले से देखने को मिलेंगे, जैसे बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर, वो क्या होती हैं, एडेनिन ग्वाइनिन थाइमिन साइटोसिन, अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं। और एक जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, दूसरी चेन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होती हैं। और हम देख सकते हैं जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जबकि थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिलेगा, जबकि ग्वाइनिन साइटोसिन या फिर साइटोसिन ग्वाइनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग आइडेंटिएबल फंक्शंस। तो हजारों टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इनके अलग अलग फंक्शंस हैं वो होते हैं। आइडेंटिएबल का मतलब है, आइडेंटिफिएबल का मतलब अलग अलग हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन से ये काम करते हैं। प्ले रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड एंड शुगर। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है शरीर के अंदर जो भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो भी अलग अलग काम करते हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, शुगर फॉर्मेशन है, तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो जो हमारे अलग टाइप के जो कंपाउंड हैं जो पहले हमने देखे प्राइमरी मेटाबोलाइट, उनको छोड़ के जो हजारों प्रकार के जो कंपाउंड उनसे अलग पाए जाते हैं तो उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला जाता है। जैसे एल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, रबड़ हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, कलर्ड पिगमेंट हैं, सेंट्स हैं, गम्स, स्पाइसेस। तो जितने भी हम प्लांट से अलग अलग जो सब्सटेंस यूज प्राप्त करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्राप्त करते हैं, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड रोल और फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म जिनसे हम इनको निकालते हैं तो उनके अंदर इनका फंक्शन है अभी तक हम समझ नहीं पाएंगे क्यों बनते हैं ये, इसलिए इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला जाता है। प्राइमरी मतलब इनके बगैर काम नहीं चलेगा, ये कई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, प्रोसेस उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर। उनमें से कई जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं हम ह्यूमंस हैं उनका काफ़ी यूज करते हैं, जैसे रबड़ है, ड्रग्स हैं, स्पाइसेस जो मसाले हैं, सेंट्स हैं परफ्यूम टाइप में, और जो पिगमेंट्स हैं, रंग हैं, डाई वगैरह जो यूज की जाती हैं अलग अलग चीज़ों को रंगने वगैरह में, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही होती हैं। तो पिक से थोड़ी क्लियरिटी ले सकते हैं। प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या होते हैं, जो अलग अलग जो इंजाइम एक्शन वगैरह है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमने अलग अलग पॉलीपेप्टाइड या फिर जो पॉलीसैकेराइड्स वगैरह देखे हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये कार्बन चेन है, जो ये जिग जैग लाइन शो कर रहा है वो कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है, बेंजीन रिंग, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जैसे कैप्सूल वगैरह है, मेडिसिन हैं, टोमेटो है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो अदरक है,
और अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स से अलग अलग हम प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, और जिनका फंक्शन होस्ट ऑर्गेनिज्म है उस प्लांट में आज तक नहीं समझ में आया कि किस चीज़ के लिए वो बनते हैं, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट्स मतलब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। मेटाबॉलिज्म क्या होती है और हमारे शरीर में जो चेंजेबल फॉर्म चलती रहती है, अलग अलग कंपोजिशन, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है, तो वो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? बायोमोलिक्यूल कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू वन अनदर। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं शरीर में, जितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, वो लगातार एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते रहते हैं। आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर्स, और साथ में कुछ एक फॉर्म दूसरे में बदल जाती है, और जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स का, वो हम देख सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू ए अमाइन। तो यदि अमाइनो एसिड में से CO2 निकल जाती है तो अमाइन रह जाता है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, यदि न्यूक्लियोटाइड बेस में से हम अमाइनो ग्रुप हटा देते हैं तो एक नई स्ट्रक्चर बन जाती है। यदि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डाइसैकराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फॉर्म है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं? सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। ये अलग अलग रिएक्शंस जब आपस में लिंक होती हैं, एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट बन के आगे नया प्रोडक्ट बनाता है, फिर वो प्रोडक्ट आगे रिएक्टेंट बन के कोई नई चीज़ बनाता है, जिसमें ब्रेकिंग और मेकिंग बन चलता रहता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का कोई भी कंपाउंड बनेगा, फिर टूटेगा, बनेगा, टूटेगा। तो ये रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती हैं। थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये रिएक्शन क्या होती हैं? लगातार होती रहती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि किसी भी सिटी के अंदर, शहर के अंदर हम जो ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक देखते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह हैं सड़क पे, वो जा रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा होता है, किसी डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक ट्रैफिक है वो चलता रहता है। कैन बी लीनियर, सर्कुलर, और जो ये मेटाबॉलिक पाथवे हैं, एक रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, उसके बाद अगली रिएक्शन, तो ये लीनियर भी हो सकते हैं। एक मतलब जैसे जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो एक स्टेप के बाद अगला स्टेप चलता रहता है। सर्कुलर भी हो सकते हैं। सर्कुलर का मतलब एक सर्कल टाइप में जो साइकिल होते हैं, कैल्विन साइकिल वगैरह, जो हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर्स में ही। एंड क्रीस क्रॉस का मतलब है एक जो पाथवे दूसरे को क्रॉस कर रहा है बीच में। एंड ईच अदर एज ए ट्रैफिक जंक्शन, और साथ में जो ये ट्रैफिक जंक्शन का है वो काम करते हैं। ट्रैफिक जंक्शन मतलब जब एक पाथवे दूसरे को कहीं ना कहीं से क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे बीच में जो इंटरकनेक्शन है तो वो एक जंक्शन का काम करता है। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट, ये क्या चीज़ होती है? फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे विद डेफिनेट रेट डायरेक्शंस लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो जो अलग अलग जो मेटाबोलाइट्स हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जो चलते हैं एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में, और उनका एक डेफिनेट रेट होता है, एक डेफिनेट स्पीड से वो चलते हैं, और एक डायरेक्शन उनकी स्पेसिफिक होती है। जैसे कि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है, उसमें अलग अलग डायरेक्शन में जो व्हीकल चल रहे होते हैं, उसी केस में जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और एक स्पेसिफिक पाथ में वो चलते हैं। एवरी केमिकल रिएक्शन इन ए कैटालाइज्ड रिएक्शन, even CO2 dissolving in water, a physical process is catalyzed reaction in a living system। तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कैटालाइज की जाते हैं। कैटालाइज मतलब उनकी जो रिएक्शन रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट किया जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी रिएक्शन हो। तो वो इंजाइम के द्वारा ही कैटालाइज की जाती है। इंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन कैटालिस्ट होते हैं, जो कि हैसन का मतलब है स्पीड अप कर देते हैं रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन। जैसे CO2 वाटर में घुलेगी, कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन यदि ये आराम आराम से अपने आप हो तो काफ़ी टाइम ले लेती है, जबकि इंजाइम की प्रेजेंस में होती है जो कार्बोक्सी हाइड जो एक एंजाइम हम आगे पढ़ेंगे, तो उस एंजाइम की मदद से होती है, तो बड़ी स्पीड में ये रिएक्शन होती हैं। तो इस पिक से हम आइडिया ले सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जो ऑर्गन हैं, जो बॉडी सिस्टम है, उनके अंदर जैसे हार्ट सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, डायनेमिक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो पिक है, मूवेबल पिक है। उसके बाद जैसे सांस लेते हैं तो उसके अंदर हार्ट है, जो लंग्स हैं उसके अंदर एयर आती है। डाइजेस्टिव ट्रैक में जब भी कोई खाना खाया जाता है तो उसमें अलग अलग स्टमक है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन वगैरह होता है इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो हार्ट की अलग अलग जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं वो हैं, और जिसके अंदर जो हार्ट है वो पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई है वो करता है।
तो डायनामिक स्टेट ही होती है जो चेंजेबल फॉर्म होती है। उसके बाद है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किन किन मेटाबॉलिक रिएक्शन का सहारा लेना पड़ता है, क्या उनका मेटाबॉलिक आधार है। तो बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक में क्या रहता है, मेटाबॉलिक पाथवे विच लीड टू फॉर्म ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब सिंपल स्ट्रक्चर मिलके काफ़ी सारी जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक या मतलब दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट मिलके एक जो सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिसमें एनर्जी कंजप्शन होती है। जैसे एसिटिक एसिड है वो मिलके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ये बायोसिंथेटिक मतलब सिंथेसिस हो रहा है किसी न किसी चीज़ का, उनको बोलते हैं। या फिर एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन होना किसी भी चीज़ का, नया बनना, कम्बिनेशन टाइप में बनना, उसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, एनाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक पाथ में क्या होता है इसका उल्टा, जिसके अंदर सिंपलर जो स्ट्रक्चर है वो बनती है किससे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, और इसके अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप में हम समझ सकते हैं, जिसमें एक जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा एक जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी और उसमें से बाहर निकलती है। जैसे ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बनाता है अपनी मसल्स के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर, किसके द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, 10 स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप के जो एटीपी हैं वो निकलते रहते हैं एनर्जी की फॉर्म में। एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या चीज़ है ये, जो हम एटीपी की बात चलिए तो वो क्या चीज़ है, एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन, ट्रैप्ड और स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। जो ये एनर्जी निकलती है कैटाबॉलिक पाथवे में, डिग्रेडेशन का मतलब टूटने से, कोई भी सब्सटेंस के टूटने से जो एनर्जी निकलती है तो उसको ट्रैप किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको पकड़ के स्टोर करेंगे किसके अंदर, केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। और एंड व्हेन नीडेड, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो यूटिलाइज की जाती है बायोसिंथेटिक रिएक्शन में। किसी भी जगह पे जब यूज किया जाता है जो एनर्जी है, हम जैसे यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी, तो उसमें इन बॉन्ड को तोड़ा जाता है। और हो सकता है ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क वगैरह है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बनाए रखना है शरीर में, अलग अलग जो आयन बैलेंस है, या फिर मैकेनिकल वर्क का कोई भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें इसी एटीपी का हम यूज करते हैं। उसके बाद है लिविंग स्टेट, जीवित अवस्था। लिविंग स्टेट क्या है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। कोई भी काम करने के लिए एक नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो भी रिएक्शन होती है, तो जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रेट है वो इक्वल नहीं रहेगा। दोनों साइड में जो रिएक्शन है होती दोनों साइड में रहेंगी, लेकिन एक साइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होता है, दूसरे में स्लो होता है, तो उसको नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेडी का मतलब लगातार एक जैसी बनी रहती है जो स्टेट होती हैं। कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम व्हिच इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। शरीर के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं टाइम टू टाइम एनर्जी दे के रिएक्शंस को, ताकि वो इक्विलिब्रियम में ना आए। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म्स आर साइनोनियम्स। तो जो मेटाबॉलिज्म्स हैं वो भी क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इस एनर्जी को प्रयोग करके इक्विलिब्रियम से बचा जाता है, और जिसकी वजह से लिविंग स्टेट है, जीवित अवस्था है, वो इसी को बोलते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म होती रहती हैं। इसलिए लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म को साइनोनियम भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही अर्थ के दो शब्द हैं, ये समानार्थक शब्द बोलते हैं जिसको। विदाउट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बगैर कोई भी लिविंग स्टेट है वो नहीं मिल सकती, मतलब कोई भी शरीर है वो जीवित नहीं मिलेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन ए स्टेडी स्टेट। जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जो लिविंग सिस्टम है, वो हमेशा एक स्टेडी स्टेट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, जो कि लगातार मतलब कुछ न कुछ फंक्शनिंग उसके अंदर होती रहेंगी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और इनके अंदर क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी भी मेटाबोलाइट्स का। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम एज दे वर्क कंटिन्यूसली। जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लगातार काम करता रहता है, बाहर से यदि नहीं काम करे तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है वो चलती रहती हैं, जिसकी वजह से उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचने से रोका जाता है। Tens and thousands of metabolites or biomolecules are present at concentration characteristics of each of them। तो सैकड़ों से लेके
सैकड़ों से लेके मतलब और हजारों तक मेटाबोलाइट्स हैं, जो हंड्रेड्स या फिर टेंस, जो मतलब दसों से लेके काफ़ी सारी संख्या में मेटाबोलाइट्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो अलग अलग कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल है ब्लड कंसंट्रेशन है जो ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर पाया जाता है नॉर्मल हेल्थ इंडिविजुअल में, वो 4.2 मिलीमोल पर लीटर पाया जाता है। मिलीमोल पर लीटर एक कंसंट्रेशन मापने की एक यूनिट है। मोल पर लीटर जैसे मोलैरिटी हम मापते हैं। 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है, इतना पाया जाता है। व्हाइल दैट ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर में पाया जाता है, उनकी मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। नैनोग्राम्स का मतलब है बहुत ही कम, 10⁻⁻⁹ और मिलीलीटर में चली जाती है उनकी जो मापने का तरीका भी है, क्योंकि लीटर में तो उनकी वैल्यू और भी बहुत कम मिलेगी। तो हार्मोन्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन अलग पाई जाती है। तो इन कंसंट्रेशन को अलग अलग बना के रखना ही लिविंग स्टेट का एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद है इंजाइम्स। इंजाइम क्या है? जो बायो कैटलिस्ट हैं, और ये हम पिक से देख सकते हैं। वैसे पहले इसके बारे में आइडिया लेते हैं क्या चीज़ होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। व्हाइल सम आर न्यूक्लिक एसिड, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, जैसे राइबोजाइम होता है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए उसके अंदर पाया जाता है। हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में भी वो पाया जा सकता है। जो हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी है अलग अलग मॉडिफिकेशन में पाया जा सकता है। इसकी एक एक्टिव साइट होती है सर्विक्सिस, मतलब कुछ पॉकेट, कुछ खाली जगह, कुछ जो खांचे बने होते हैं, मेड अप ऑफ बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन के बैकबोन से ही बने होते हैं, ये उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर है जो ये इस पे जो एक सर्विक्सिस जो बना हुआ है, जहाँ पे आके जो सबस्ट्रेट है वो आके चिपकता है, ये सबस्ट्रेट आके चिपक रहा है इस पे, तो उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। यहाँ पे हम एंजाइम की ये एक्टिव साइट है वो बोल सकते हैं। विच फोल्ड अपॉन इट्स सेल्फ, जो इसी के मतलब जो प्रोटीन चेन है अपने आप फोल्ड वगैरह होके, चेन क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रिस क्रॉस काट कूट के जो इट सेल्फ इनटू ए सबस्ट्रेट फिट, और ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है कोई भी रिएक्टेंट है वो आके फिट बैठता है। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कैटालिस्ट, उनसे जो एंजाइम है वो अलग होते हैं। किस मायने में अलग होते हैं? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर, जो हम नॉर्मल रिएक्शन में शरीर से बाहर जितनी भी रिएक्शन है उनमें कैटालिस्ट यूज करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्टली काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं और हाई प्रेशर पे। लेकिन जो शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और एक नॉर्मल प्रेशर पे ही अच्छा काम कर पाते हैं, जिस वजह से जो हाइयर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 जैसे ह्यूमन में मेंटेन करके रखा जाता है। उसका रीज़न यही है एंजाइम, ताकि अपना अच्छे ढंग से काम कर पाएँ। एक्सेप्शन क्या रहता है? एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन थर्मल स्टेबिलिटी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे रहते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनसे यदि हम एंजाइम निकालते हैं तो उनके एंजाइम हैं हायर टेम्परेचर पे भी अच्छा काम करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से जो एंजाइम का एक्शन है वो देख सकते हैं। जो एंजाइम है उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है और वो अलग हो जाता है। तो एंजाइम का काम यही होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जबकि यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है अलग अलग जो सबस्ट्रेट हैं, जैसे स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो अलग अलग जो सबस्ट्रेट आएंगे एंजाइम के पास, जैसे अलग अलग सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 आया है, और ये दोनों आके अलग अलग जो एक्टिव साइट है उसमें आके फिट बैठेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो की जाएगी, और जो एंड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एंजाइम है दोनों टाइप के काम कर सकते हैं, ये एनाबोलिज्म भी करवाते हैं और कैटाबोलिज्म भी। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं जबकि नए बॉन्ड वो बनते हैं। जैसे सिंपल एक जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं, बैरियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बनाता है। तो इसमें क्या है, बैरियम हाइड्रोक्साइड के जो बीच में जो बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं, और बैरियम किसके साथ बॉन्ड बनाता है? सल्फेट के साथ। और इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन सल्फेट है इसके अंदर सल्फेट अलग चला जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और जो इसमें से हाइड्रोक्साइड अलग हुआ था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल है वो बनाता है। तो ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एक साइड में प्रोडक्ट होते हैं, बीच में एरो से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज
इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। और जब स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी की वजह से उसको तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो वो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऊपर वाली ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो शरीर से बाहर नॉर्मली हम एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो रेट क्या होता है, स्पीड, मतलब कितना जो प्रोडक्ट है वो बनता जा रहा है किससे, रिएक्टेंट से, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है, जो केमिस्ट्री में एक यूनिट आती है 12th क्लास में ही, 12th क्लास में। उसके बाद रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट को हम वेलोसिटी बोल सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। डायरेक्शन का मतलब है ये कंफर्म होना चाहिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस बेस पे यदि रेट पता है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। और इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। और ये किससे प्रभावित होता है, जो रेट है वो टेम्परेचर से प्रभावित हो सकता है और कुछ अदर फैक्टर्स हैं वो भी इसको प्रभावित कर सकते हैं। रूल्स ऑफ थंब। थंब का रूल क्या बोलता है, रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। जो रेट है वो डबल हो जाता है या फिर आधा रह जाता है यदि हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का चेंज करते हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं 10 डिग्री तो रेट है वो डबल हो जाता है। यदि टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो वो जो रेट है, स्पीड है, वो आधी रह जाती है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन पे। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कैटालिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन बहुत आराम आराम से चलती हैं, जबकि कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं वो रिएक्शन बहुत स्पीड से चलती हैं। एग्जाम्पल, इन अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, एंजाइम की अब्सेंस में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि वाटर के अंदर जो CO2 है उसके डिजोल्व में मदद करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो उसके अब्सेंस में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, कार्बोनिक एसिड के। जब H2O और CO2 के बीच में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि यदि यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में करवाई जाए तो मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं हर सेकंड। 1 सेकंड में 6 लाख, कहाँ पे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, कहाँ पे 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। जिसकी वजह से हम इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम है वो पता लगा सकते हैं कितनी होती है, कि वो 10 मिलियन टाइम्स जो रिएक्शन रेट है उसको बढ़ा देते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा कर देते हैं रिएक्शन की। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन ईच स्टेप इज कैटालाइज। यदि एक से ज़्यादा स्टेप किसी रिएक्शन में प्रेजेंट हैं, जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, तो ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आगे के जो चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। और ये जो 10 स्टेप हैं, हर एक स्टेप पे एक अलग एंजाइम है वो अपना रोल प्ले करता है। अलग अलग एंजाइम के द्वारा एक रिएक्शन है वो कंप्लीट की जाती है अलग अलग स्टेप्स में। और जैसे C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो इसमें C3H4O3 और H2O जो बनता है, तो यही रिएक्शन है जो कि हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। C3H4O3 ये पायरुविक एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ये, ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलता है। यहाँ पे एक सिंगल एरो है लेकिन ये एरो 10 रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है और हर एक स्टेप पे एक अलग एंजाइम है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, मतलब इस रिएक्शन को स्पीड को फास्ट करता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे काम करता है जो एंजाइम है। एंजाइम कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट, एक जो भी रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को इसने इसकी रेट को बढ़ाना है तो उसके अंदर जो भी रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में। और ये बायोकेमिस्ट्री का ही एक लेक्चर है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों चलती हैं। तो सबस्ट्रेट है वो उसको बदलता है प्रोडक्ट के अंदर जो एंजाइम है, मतलब एस से पी बनाता है। सबस्ट्रेट एस हैज टू बाइंड एंजाइम एंड डिफ्यूज ऑनवर्ड ऑन इट्स एक्टिव साइट। जैसे हमने देखा था एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है और सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके चिपकता है विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और ए पॉकेट। एक जो स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आके जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ई का मतलब एंजाइम है यहाँ पे।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिस्ट फिनोमिना, जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बनता है। ड्यूरिंग दिस ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट की वो बनती है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर मतलब थोड़े टाइम के लिए बनी हुई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होती है? अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेंगे बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट, जो स्टेबल प्रोडक्ट था, सबस्ट्रेट था, जो शुरुआत में हमने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था, और जो प्रोडक्ट है उसके बीच में एक इंटरकनेक्शन का काम करती है ये, जो अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट है या फिर ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। प्रोडक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम एक्टिव साइट आफ्टर एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कंप्लीटेड। जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, जो भी उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर बॉन्ड मेकिंग बनना होता है। जैसे हमने एंजाइम के केस में जब देखा था, एक साइड में जो बॉन्ड मेकिंग हो रहा था, एक साइड में बॉन्ड ब्रेकिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर में बदल जाती है। तो डायग्राम से और अच्छा व्यू हम ले सकते हैं। एक लोक एंड की हाइपोथेसिस होती है, जो एक्टिव साइट होती है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है। जैसे कि जो चाबी है हर एक लोक की स्पेसिफिक मिलेगी। तो जो चाबी पे जो एक डिजाइन सा बना हुआ है ये रिएक्टिव साइट को रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट की, और जबकि जो एंजाइम है उसको लोक के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके ऊपर जो भी एक स्ट्रक्चर एक्टिव साइट है वो बड़ी स्पेसिफिक सी होती है। और जब ये बिल्कुल बाइंडिंग होती है, जब बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं ये जो की है, तभी जाके लॉक ओपन होता है। कहने का मतलब है जो एंजाइम है वो अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद जो एंजाइम है वो इसके प्रोडक्ट बना के अलग कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और जो मूवेबल पिक से डायग्राम से जिप से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एंजाइम है, एंजाइम पे सबस्ट्रेट आया और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ, उसके बाद इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है वाटर की प्रेजेंस में। जो हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल हम पढ़ सकते हैं, वाटर की प्रेजेंस में जो सुक्रोज है, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस जैसे एग्जांपल देखा था, उसमें वाटर आएगा और जो एंजाइम है इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और जिसकी वजह से जो अलग अलग जो यूनिट्स हैं, डाइसैकराइड्स हैं, ये जो ग्लूकोज है या फिर फ्रक्टोज है वो इसमें अलग हो जाता है। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ही एक ग्राफ है, शोज प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ग्राफ में हमको क्या पता लगता है, जो रिएक्शन है किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, कैसे वो आगे बढ़ती जा रही है। उसमें सबस्ट्रेट है, फिर ट्रांजिशन स्टेट है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट है, वो देखेंगे। एक्जोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये दोनों फॉर्म में देखने को मिल सकती है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का बोलेंगे मतलब जिसमें से हीट निकल रही है बाहर, वो अपने आप रिएक्शन हो सकती है, जिसमें प्रोडक्ट है वो ग्राफ में लोअर रहता है, और जबकि जो सबस्ट्रेट है वो हायर लेवल पे रहता है। तो सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहती है, लेवल मतलब एनर्जी के हिसाब से इनका लेवल है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सबस्ट्रेट है ऊपर वाले का जस्ट उल्टा मिलेगा, जो सबस्ट्रेट है वो नीचे लेवल पे मिलेगा और जो प्रोडक्ट है वो हायर लेवल पे है। तो मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको एनर्जी वो बाहर से देनी पड़ती है, इसलिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी का किस किस के बीच में, जो सबस्ट्रेट है और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके बीच में। मतलब एक बार ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी सबस्ट्रेट चला जाता है तो वो प्रोडक्ट में बदलता ही है। तो बिल्कुल हायर एनर्जी होती है जो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन, तो एंजाइम कैसे रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, इस जो एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर का काम करती है, जो उस बैरियर को ये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में मोर इजीली कन्वर्ट हो सकता है, आसानी से बदल सकता है। ग्राफ में ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगी ये चीज़। जैसे कि ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, एक एक्जोथर्मिक का है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पे एक एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हमने सबस्ट्रेट को उस एनर्जी तक लेके जाना पड़ता है यदि उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस लेवल पे एक ट्रांजिशन स्टेट रहती है। और एंजाइम इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं, ये जो रेड लाइन है ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, जिसमें जो सबस्ट्रेट है उसको ज़्यादा हायर बैरियर है जो उसको क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट है वो आसानी से प्रोडक्ट के अंदर है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है, मतलब टाइम है ये, और ये एनर्जी का एक लेवल है, अलग अलग लेवल पे जो एनर्जी है वो शो की गई है सबस्ट्रेट की और रिएक्टेंट की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एंजाइमिक एक्शन का।
उसके बाद नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम काम करता है, उसकी नेचर क्या रहती है। तो इसमें जो एंजाइम ई हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट टू फॉर्म ए शॉर्ट लिव्ड हाईली, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। बस यहाँ से एक जो रिवाइज कर सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो बनाएंगे, और जो ई एस है वो डिसोसिएट टू इनटू प्रोडक्ट, और जैसे ही ई एस है बना है वो डिसोसिएट वो प्रोडक्ट में टूट जाता है, और अनचेंज्ड एंजाइम, जो एंजाइम है जिसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, वो विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और साथ में यहाँ पे एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट और अनचेंज्ड एंजाइम है वो अलग हो जाते हैं। जैसे ई प्लस में ऐसा है एंजाइम सबस्ट्रेट, तो एंजाइम सबस्ट्रेट पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। तो वही बात है, एक एक्टिव साइट में आके फिट होएगा, सबस्ट्रेट है, और उसके बाद सबस्ट्रेट है वो एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम को थोड़ी बहुत शेप चेंज करने के लिए कहेगा, मतलब इंड्यूस का मतलब है कोई भी काम करवाना। फिटिंग मोर टाइटली, और जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो और अच्छे ढंग से टाइटली पैक हो जाता है जो एक्टिव साइट है उसके अंदर। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, अब वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ जाती है किसके, सबस्ट्रेट के, और उसके जो केमिकल बॉन्ड वगैरह हैं सबस्ट्रेट के वो तोड़ेंगे, और जो नए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो बन जाता है वहाँ पे। जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, और जो फ्री एंजाइम है अब दोबारा से किसी भी अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे रेडी रहता है, और वो किसी भी कैटालिटिक साइकिल में अलग से फिर वो जा सकता है। उसके बाद फैक्टर कौन से जो एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, टेम्परेचर एंड पीएच। तो एंजाइम एक्शन एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच में काम करते हैं, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर रेंज होती है जैसे 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, और इसी प्रकार से पीएच जो एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं जो एंजाइम्स हैं। हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे या पीएच पे वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबो ऑप्टिमम वैल्यू, और इस एक लेवल से यदि हम नीचे लेके आते हैं टेम्परेचर या फिर पीएच को, या फिर ऊपर लेके जाते हैं, तो उससे जो एंजाइम की एक्टिविटी वो कम हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटी को बरकरार नहीं रख पाता। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स एंजाइम्स है इन ए टेम्परली इनएक्टिव स्टेट। तो यदि हम टेम्परेचर को काफ़ी कम कर देते हैं तो उससे एक्टिविटी कम कैसे हो जाती है, उसमें जो एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर हमने हाई कर दिया जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो काम करने के लायक रहता नहीं है, क्योंकि जो प्रोटीन का बना होता है एंजाइम, और प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो डीनेचर्ड फॉर्म में चला जाता है। जैसे एग बॉइलिंग होती है तो एग के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो सोलिडिफाई हो जाता है, तो डीनेचर्ड स्टेट होती है प्रोटीन की। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करती है एंजाइम एक्शन को। वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन राइजेज एट फर्स्ट विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे शुरुआत में, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ती रहेगी, जो वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू के पास जाके रुक जाती है जिसको वी मैक्स बोलते हैं। क्योंकि जितने एंजाइम थे हमारे पास, वो सारे के सारे जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं वो सारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ अटैच हो जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि एंजाइम कम है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते रहेंगे, जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो एंजाइम हमारे कम रह जाते हैं। आफ्टर सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब है जितने एंजाइम थे वो सारे काम पे लगे हुए हैं, नो फ्री एंजाइम, कोई भी फ्री एंजाइम वो बचता नहीं है, जो कि एडिशनल सबस्ट्रेट जो हम बाहर से डाल रहे हैं उसके साथ वो रिएक्ट कर सके, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन जो वेलोसिटी है वो एक लेवल पे जाके रुक जाती है। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, यदि कोई रिएक्शन को रोकने वाला है, एंजाइम को डैमेज करने वाला है, तो वो भी एंजाइमेटिक एक्शन उसको स्लो कर सकता है। केमिकल विच ऑन बाइंडिंग ऑन एक्टिव साइट सट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो कुछ केमिकल होते हैं जब वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने से रोकते हैं, वहाँ पे चिपकने से रोकते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी वो बंद हो जाती है। तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, वो इनहिबिटर जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के जैसे, मतलब जो उनकी एक्टिव और रिएक्टिव साइट हमने पढ़ी थी, तो उनकी रिएक्टिव साइट बिल्कुल फिट बैठ जाती है एंजाइम के साथ, और वो सबस्ट्रेट को फिर बाइंड होने से रोकते हैं।
मोलिकुलर स्ट्रक्चर उनकी सबस्ट्रेट जैसी होती है, ड्यू टू विच इनहिबिटर कम्पीट्स, मतलब वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है और कंपटीशन में जो जीतेगा वही इंजाइम के साथ जाके चिपकेगा और इंजाइम फिर वो अच्छे ढंग से अपनी जो एक्टिविटी है वो कर नहीं पाता, जिसकी वजह से इंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे इनहिबिशन ऑफ सस्यूनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट सुसिनेट इन स्ट्रक्चर। तो सुसिनेट डिहाइड्रेनेज है जो सुसिनिक डिहाइड्रेनेज, ये एंजाइम होता है जो कि सुसिनेट को एक सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है, लेकिन जो मेलोनेट है जब ये सुसिनेट की जगह पे आके चिपक जाता है तो जो ये एंजाइम है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सच कम्पिटिटिव इनिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल डिजीज होती हैं तो वो भी एंजाइम एक्टिविटी के बेस पे ही काम करते हैं। तो हम ऐसे बाहर से ऐसे सब्सटेंस छोड़ देते हैं जो बैक्टीरियल, जो उनकी मोइटी है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसी जैसे रिजेंबल करते हैं और जिसकी वजह से एंजाइम के ऊपर जो जो हमारे सेल के ऊपर जो अलग अलग रिसेप्टर्स हैं उनकी भी एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक्टिव साइट बोल सकते हैं। उस पे जाके जो बैक्टीरिया की जगह पे वो जो सब्सटेंस हमने बाहर से छोड़ दिए हैं वो चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को उनके ऊपर अटैच होने से रोकते हैं और बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोका जा सकता है। तो यहाँ से हम फैक्टर हैं अलग अलग देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, वाटर भी इफेक्ट करता है, पीएच है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, एंजाइम कैसा हम यूज कर रहे हैं, इनिबिटर्स कैसे हैं, एंड प्रोडक्ट कैसा बन रहे हैं, एक्टिवेटर है या नहीं। एक्टिवेटर का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं, और रेडिएशंस हैं वो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बड़ा ही इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे पीएच और एंजाइम एक्टिविटी देख सकते हैं। एक जगह पे जो पीक है बिल्कुल हाइट पे चले जा रही है एक्टिविटी की, और उसके नीचे और उसके ऊपर भी जो एक्टिविटी है वो कम है, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है, इसको ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है। पीएच मतलब अलग अलग है, 2, 4, 6 ये पीएच लेवल होते हैं। और जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इंजाइम एक्टिविटी फास्ट होती रहेगी, लेकिन एक लेवल पे जाके वी मैक्स ये अटेन कर लेती है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, एंजाइम को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से कैसे हम समझ सकते हैं। इसको 6 क्लास में बांटा गया है विद 4 to 13 सब क्लासेज, और हर एक क्लास की 4 से लेकर 13 सब क्लासेज हो सकते हैं, लेकिन हमने तो मेन 6 क्लास ही पढ़नी है और इनके जो नाम है वो 4 डिजिट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम वो होते हैं जो कि किसको कैटालाइज करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं, रेडोक्स रिएक्शन, उनको ये क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। जैसे कि एक एस है सबस्ट्रेट, एक एस डैश सबस्ट्रेट है, ये रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो जो एंजाइम है वो क्या कर देगा, जो रिड्यूस्ड था उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर देता है। दूसरी जो क्लास है वो ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसी भी ग्रुप को, जो जी ग्रुप है उसको किसी भी अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप होना चाहिए, उस ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के पास भेजते हैं। जैसे एस और जी, एस के पास जी लगा हुआ था लेकिन एस डैश के पास चला जाता है जी एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके बाद हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या करते हैं, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक, सी सी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं, पी फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं, उन रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी की प्रेजेंस में एस्टर को एथर ईथर को इनको तोड़ने का काम करते हैं, इनसे अलग अलग जो कंपाउंड है वो बनाते हैं। लाइज क्या करते हैं, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा मैकेनिज्म को यूज करके ये कुछ ग्रुप हैं सबस्ट्रेट से उसको हटाने का काम करते हैं। उसके बाद हैं आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या करते हैं, इसमें वो सारे एंजाइम आ जाते हैं जो इंटर कन्वर्जन करते हैं किसका, ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल पोजीशन। ये आइसोमर्स केमिस्ट्री में आते हैं जिनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर इनकी अलग अलग हो सकती है, और स्ट्रक्चर वो ऑप्टिकली भी हो सकती है, ऑप्टिकली लाइट को किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, डेक्सोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी। जियोमेट्री का मतलब सीस और ट्रांस जो फॉर्म होती हैं, और पोजिशनल आइसोमर्स मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप उनकी पोजिशन अलग अलग होती हैं, तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर को बदलने का काम करते हैं, वो होते हैं आइसोमरेज। उसके बाद लाइगेज। लाइगेज क्या करते हैं, कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंडों को जोड़ने का काम करेंगे ये,
और एंजाइम्स विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फास्फोरस ऑक्सीजन, मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइगेज एंजाइम। उसके बाद एक टेबल से एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, जैसे हाइड्रोलेज है, आइसोमरेज है, लाइएज है, ऑक्सीडोरेडक्टेज है, सिंथेटेज भी होते हैं जो सिंथेसिस करवाते हैं, ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर करवाते हैं किसका, जो भी कोई अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, या हाइड्रोलेज के एग्जांपल हैं फोस्फो फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज है, डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोजेज है, लाइजेज के एग्जांपल हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज हैं। डीएनए लाइगेज है, ये सिंथेटाइज एंजाइम का एग्जांपल है। जो लाइगेज एंजाइम हमने देखा है, डीएनए पॉलीमरेज, वो भी एक लाइगेज का एग्जांपल है। तो ये लाइगेज में आता है। सिंथेटेज को लाइगेज के रूप में हमने पढ़े हैं। ट्रांसफरेज में काइनेज और ट्रांसमाइनेज, ये एग्जांपल हम यहाँ से एक एक याद रख सकते हैं इनके। उसके बाद कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या रहते हैं, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू एंजाइम। तो एंजाइम वैसे तो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसके पास कुछ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी रहते हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कोफैक्टर बोलते हैं। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन होता है जो एंजाइम का, उसको एपो एंजाइम बोला जाता है। 3 काइंड के होते हैं कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। जो प्रोटीनस पार्ट के साथ बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। एग्जांपल है जैसे इन प्रोक्सीडेज एंड कैटालेज, इन ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो हीम है एक सब्सटेंस है, वो प्रोक्सीडेज या फिर जो कैटालेज एंजाइम होता है उसके साथ बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल जो प्रोटीनस पार्ट है उसके साथ टाइटली बाउंड होता है, उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। को एंजाइम क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं इसमें जो कि टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड हो जाते होते हैं, और हैज एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट, और इनके पास कुछ केमिकल कंपोनेंट्स है जैसे विटामिन वगैरह वो भी होते हैं। एग्जांपल है जैसे को एंजाइम निकोटिनामाइड एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड NADP। तो फॉस्फेट जो पी फॉस्फेट ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये NAD की फुल फॉर्म काफी बार पूछ ली जाती है। तो इनमें जो को एंजाइम होते हैं NADP, तो इनके अंदर जो विटामिन नाइसिन है वो लिए होते हैं ये, तो ये कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं जो विटामिन है। उसके बाद कुछ मेटल आयंस हैं, फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जो मेटल आयन है वो अटैच होते हैं, एक्टिव साइट होती है जो एंजाइम की वहाँ पे। फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक से ज़्यादा भी कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो देखने को मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड बनता है जैसे कोवलेंट आयनिक बॉन्ड होता है उसी प्रकार का होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो कि एटम्स को जोड़ के रखता है, और जिसके अंदर जो शेयरिंग होती है जैसे इलेक्ट्रॉन्स की, तो डोनेशन एक सिंगल एटम करता है और शेयरिंग दोनों के बीच में होती है, उसी से बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एग्जाम्पल है जैसे जिंक एक कोफैक्टर का काम करता है किसके अंदर, जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है डी, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके अंदर जिंक एक कोफैक्टर का काम करेगा, एक मेटल आयन है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम। यदि हम एंजाइम से कोफैक्टर को हटा देते हैं, जो अलग अलग कोफैक्टर हैं, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से हम इनका इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं कि कोफैक्टर के बगैर, हालांकि प्रोटीनस पार्ट है इसके पास, लेकिन कोफैक्टर के बगैर जो एंजाइम है वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो एंजाइम क्या रहते हैं, एपो एंजाइम होता है प्रोटीनस पार्ट, इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही इसके पास को एंजाइम या फिर को फैक्टर है, नॉन प्रोटीनस पोर्शन है, वो आके अटैच होता है, तभी जाके ये होल एंजाइम एक्टिव होता है, जिसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम में कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है। उसके बाद जो एंजाइम है इसके हम अलग अलग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे सिंपल एंजाइम होते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपाइन। पेप्सिन ट्रिप्सिन जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करते हैं। कुछ कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं, इन्हीं को होलो एंजाइम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन तो लिए होते हैं लेकिन साथ में नॉन प्रोटीनस पार्ट है वो भी लिया होता है, जिसको कोफैक्टर हम को एंजाइम बोलते हैं। और इन्हीं को जब अलग अलग तोड़ते हैं तो इसमें से एक प्रोटीन पार्ट अलग हो जाता है कोएंजाइम, और एक हो जाता है कोफैक्टर्स नॉन प्रोटीनस पार्ट, और यही हमने पढ़े हैं। एक कोएंजाइम होता है जो लूजली अटैच्ड होता है ऑर्गेनिक पार्ट के साथ, जैसे विटामिन AMP या ADP। तो ये काफ़ी सारे हम यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं कोएंजाइम के। प्रोस्टैटिक ग्रुप सबसे पहले पढ़ा था जिसके अंदर टाइटली अटैच्ड होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो टाइटली अटैच्ड मिलेंगे इसके साथ प्रोटीनस पार्ट के साथ, और इनको आसानी से हम सेपरेट नहीं कर सकते। मेटल एक्टिवेटर में क्या होते हैं, कुछ लूजली अटैच्ड इनऑर्गेनिक
और मेटेलिक आयन होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जैसे जिंक है। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं ये भी कुछ एंजाइम्स के अंदर अपने इनकी जो एक्टिविटी है उसको फास्ट करने का काम करते हैं।